हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12। लास्ट टाइम हमने रजिस्टर समझा था। लास्ट टाइम हमने रजिस्टर समझा था। अब हम समझेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। रजिस्टर्स वो किस पर डिपेंड करेंगे वो आज सीखेंगे हम। आप देख सकते हो अच्छे तरीके से कि लास्ट टाइम हमने रेजिस्टेंस सीखा था। रेजिस्टेंस यानी कि करंट जो फ्लो करता है उसको कम करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज होता है। लास्ट टाइम हमने सीखा था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। रेजिस्टेंस है किस फैक्टर, किस मेथड पर डिपेंड करेगा, वो हम क्या समझते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझा तो ना? कंडक्टर यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास आउट हो सकता है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। रेडी? समझ लो कि ये कोई वायर है, ये कोई वायर है। रेडी? समझ लो कि ये कोई वायर, उसकी लेंथ L है। तो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी ये वायर है, ये कंडक्टर कहलाएगा। इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है, तो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। यानी रेजिस्टर किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? जो कंडक्टर रहता है उसकी लेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L, L यानी लेंथ ऑफ वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि ये कंडक्टर है, उसकी लेंथ है। रेडी? तो R परपेंडिकुलर R प्रोपोर्शनल टू L हम लिख सकते हैं। तो यानी कि कंडक्टर की लेंथ है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया है, ये जो मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है वो एरिया है। क्या है? एरिया। रेडी? सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया यानी कि इस कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन, यानी ये समझ लो कि ये आपके लिए कंडक्टर है, पर इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो राउंड शेप में। तो सेम एज इट इज, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रजिस्टर। तो रजिस्टर प्रोपोर्शनल इनवर्सली बाय इनवर्सली यानी 1 होता है, यानी एरिया। अगर यहां लेंथ बढ़ेगी, आप यहां देख सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी तब रेजिस्टेंस भी कितना होगा? इंक्रीज होगा। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यहां तो उल्टा हो रहा है। अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या रहता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। आई बात समझ में अच्छे तरीके से? आगे अच्छे तरीके से बात समझ में ये देख सकते हो आप अच्छे तरीके से। रेडी? और सेकेंड और थर्ड किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल आर डिपेंड the resistance of depend on the nature of the material, यानी कि किस मटेरियल से आपका इंडक्टर है, आपका कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। कंडक्टर है जो आप किस मटेरियल से बना हुआ है। लाइक एग्जांपल लेता हूं, अगर ये कंडक्टर आपका है सिल्वर से बनाया होता, किससे बनाया होता? सिल्वर मेटल से बनाया होता, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने देता है, यानी कि इसके अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती, और यहाँ पर ये ज्यादा कंडक्टर होता, सिल्वर में ये ज्यादा कंडक्टर होता एज कंपेयर टू बाय आयरन। समझ लो कि ये कंडक्टर जो पूरा आयरन से बना हुआ होता, तो आयरन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाय सिल्वर। इसलिए सिल्वर में से इजीली क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है। आई बात समझ में अच्छे तरीके से? समझ लो कि इन दोनों को मैं साथ में लिखी तो किस तरह लिखना पड़ता है? इन दोनों को हम साथ में लिखने को बोले। रेडी? ये इरेज कर देता हूं, आप देख सकते हो मैंने ये क्या किया। आयरन के हिसाब से सिल्वर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट उसमें से सिल्वर में से ज्यादा इजीली पास आउट हो सकता है। आगे ये टॉपिक बात समझ में आ गया, टॉपिक समझ में। अब मैं थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप लिख रहा हूं। अब हम जाएंगे रेजिस्टिविटी पर। तो हमने हमारा थर्ड क्वेश्चन किया था, हमारा थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस
डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कौन से मेटल से बना है हमारा जो कंडक्टर है, वो कौन से मेटल से बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? चलो अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। चलो अब उस पर ही देखिए, R प्रोपोर्शनल क्या था L और R प्रोपोर्शनल क्या था 1/8। रेडी? ये फर्स्ट ये सेकंड। चलो इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, तो इस तरह से लिख सकते हो R प्रोपोर्शनल L/A, R प्रोपोर्शनल इनटू L/A। पर ये प्रोपोर्शनल की साइन निगलेक्ट करने के लिए, ये प्रोपोर्शनल की साइन हमें निकाल देनी है, तो R इज इक्वल टू आएगा रो L/A। अगर आपको प्रोपोर्शनल की साइन निकालनी है तो कोई कांस्टेंट टर्म आपको ऐड करनी पड़ेगी, कोई कांस्टेंट टर्म आपको ऐड करनी पड़ेगी। हमने यहां प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म रो यूज की। क्या यूज की? रो। इसे क्या बोलते हैं? रो। RHO। इसे इस तरह से लिख सकते हैं रो। ये रो क्या है? ये है क्या? तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये एक टाइप का मटेरियल की जो नेचर है मटेरियल का, यानी कि जो किस मेटल से बना हुआ वो इस पर डिपेंड करेगी। यानी कि रेजिस्टर किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? एक लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और थर्ड रेजिस्टिविटी, यानी कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यानी ये रेजिस्टिविटी है, यानी कि इसे हम रो से डिनोमिनेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रो यानी कि वन टाइप ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? जिस मेटल से बनी हुई है, जिस मेटल से हमारा कंडक्टर बना हुआ है, वो मेटल वन टाइप ऑफ क्या होता है हमारा? रेजिस्टिविटी। यानी जब तक मेटल सिल्वर से बना होता तो इसमें इजीली करंट पास आउट हो सकता और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती एज कंपेयर टू बाय आयरन। रेडी? आगे बात समझ में? तो चलो यहां मैं रेजिस्टेंस, यहां तो इसको मैं ये डिवाइडिंग यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई रो L। यहां मुझे रो को वेरिएबल बनाना है, यानी कि रो इज इक्वल टू क्या होगा? ऑपोजिट साइड जो न्यूमरेटर में जाएगी साथ में उसे डिनोमिनेटर, तो रो इज इक्वल टू मिलेगा हमें RA/L, RA/L। रेडी? ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। यहां क्या हो गया हमारा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि अगर जिस मेटल से कंडक्टर बना है, ये रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसका कभी चेंज नहीं होगा। अगर सिल्वर मेटल लिया तो सिल्वर मेटल के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, वो किसी में भी चेंज होगी नहीं। आई बात समझ में? आगे बात समझ। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से देख लो पहले ये, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो नहीं समझ में आएगा तो बोल। रेडी? चलो अब हम सीखेंगे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। रेडी? चलो अब रेजिस्टिविटी, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? आप देख सकते हो डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैंने बोला था रेजिस्टिविटी क्या है? मोस्ट ऑफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि मोस्ट ऑफ किस पर डिपेंड है? क्योंकि रेजिस्टिविटी मोस्ट ऑफ डिपेंड है मटेरियल, किस मटेरियल से आपका कंडक्टर बना हुआ है उस पर डिपेंड है। रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, रेजिस्टिविटी क्या करेगा कि समझ लो कि सिल्वर है, सिल्वर कोई वायर है आपके पास, सिल्वर वायर, तो उसमें करंट इजीली पास आउट हो सकता है एज कंपेयर टू बाय आयरन बिकॉज़ ऑफ रेजिस्टिविटी आर लेस इन द सिल्वर वायर। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? डन? चलो रेजिस्टर है वो सिल्वर वायर में कम होगा, क्यों? जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें इलेक्ट्रिक ज्यादा पास आउट, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा और इजीली पास आउट हो सकता है। जिसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा है यानी उस पर से इलेक्ट्रिक करंट कम पास आउट हो सकता है। आपने समझा ये बात? मैंने क्या टॉपिक समझाया? रेडी? तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो रेजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट समझ लेते हैं। तो क्या R यानी वन टाइप ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का ऐसा यूनिट क्या है? ओमेगा। रेडी? रेजिस्टर का ऐसा यूनिट ओमेगा। पहले हमने समझ लिया। एरिया यानी मीटर स्क्वायर और लेंथ इसमें मेजरमेंट हो जाएगा मीटर में। चलो यहाँ मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर का क्या हो? तो ऐसा unit of resistivity
रो इज ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। आगे बात समझ में, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। रेजिस्टिविटी आगे बात समझ में एकदम, किसी को कुछ डाउट, किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत हो तो आप अच्छी तरीके से हमें पूछ सकते हो। रेडी, चलो चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी की लिमिटेशन और उसकी कुछ कंडीशंस। चलो, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट। मैंने आपको अभी समझाया, इट इज अ कांस्टेंट रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ एलॉयज, यानी रेंज रहेगी। अगर रेजिस्टिविटी है तो वो मेटल और आप एलॉयज में ढूंढेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास आउट हो सकता है। रेडी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास आउट हो सकता है, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी? कम। यानी एलॉयज और मेटल की रेजिस्टिविटी का एरिया रहेगा 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओमेगा इनटू मीटर। देखो यहाँ पर माइनस में, यानी कि रेजिस्टिविटी कम है, यानी कि यहाँ से रेजिस्टिविटी जो मेटल में रहेगी उसमें करंट पास आउट हो सकता है एज कंपेयर टू बाय नॉन मेटल अदरवाइज इंसुलेटर। Range of resistivity of non-metal is 10⁻10 to 10⁻70 omega into meter. Because of here resistivity will be higher than compared to by metal. That reason electric current are not easily pass out at the in the insulators. आई बात समझ में, इंसुलेटर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास आउट नहीं हो सकता है because of resistivity is higher in the insulator as compared to by non-metal or metal or conductor. Understood? Here range of resistivity of non-metal is 10⁻12 to 10⁻70 omega into meter. Omega into meter is the one type of unit of resistivity. We can explain in the last lecture. हमने एक्सप्लेन किया था ना लास्ट लेक्चर में, समझे तो याद है कि what is the SI unit of resistivity? तो SI unit of resistivity is omega into meter. Ready? Resistivity are less in the conductor or higher in the insulator. आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? Ready? So it is the condition of resistivity. Resistivity की चार कंडीशन, दो मैंने समझाई, दो मैं समझा रहा हूँ। तो copper, aluminum and for electric transmission as they have a low resistivity, you know that very well. Copper are very good insulator, very good conductor. Then copper है, iron है, aluminum है, are very good conductor. That reason copper and aluminum used for electric transmission or electric wire because of their resistivity are very low. On that reason electric current are pass out at the copper and aluminum wire right easily. Understood? Ready? Copper and aluminum are used for electric transmission as they are the low resistivity. Is the third condition of the resistivity. Understand? Our last condition of resistivity, alloys use the electric heater device of the resistivity is higher, they do not burn radiate. Because of that, in the alloys are very good conductor as to by the metal. That reason alloy is used in the electric heater because of is not very burn at the higher temperature. रेडी, आई बात समझ में? एलॉयज क्यों यूज करता है एज कंपेयर टू बाय अनदर कंडक्टर? बिकॉज ऑफ एलॉय है वो ज्यादा से ज्यादा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए हम हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें हम अदरवाइज इलेक्ट्रिक की जो इंस्ट्रूमेंट होती है जो ज्यादा बर्न होती है उसको कम करने के लिए हम एलॉयज यूज करते हैं एज कंपेयर टू बाय कंडक्टर, क्योंकि एलॉयज होती है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करती है एज कंपेयर टू बाय अनदर मेटल। उसी रीजन से हम एलॉयज यूज करते हैं। एलॉयज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस एज द रेजिस्टिविटी, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी वो ज्यादा बर्न हो जाएगी एज कंपेयर टू बाय एलॉय, यानी कि रेजिस्टिविटी जब भी यहाँ पर रेजिस्टिविटी आएगा हम एलॉयज यूज कर सकते हैं। कई जगह हम एलॉयज यूज करते हैं, लाइक एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर, उसी जगह हम एलॉयज यूज कर सकते हैं। रेडी, आई बात समझ में? तो ये 5 कंडीशन थी, उसमें से आपको अगर 4 नहीं होगी तो भी आपको 2 मार्क्स कंप्लीट
पूरे मिल जाएंगे। मैंने ये 4 कंडीशन समझाई, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछोगे। रेजिस्टिविटी और कांस्टेंट टर्म है, ये एक याद रखना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल समझेंगे उस न्यूमेरिकल्स में कांस्टेंट टर्म हमें ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो कभी मत भूलना, इट इज अ कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑफ मेटालिक ऑल ऑफ मटेरियल। ऑल मेटल मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी रहेगी कांस्टेंट। अगर सिल्वर है तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट है, लाइक एग्जांपल कोई और मेटल ले लेता हूं, तो मेटल है आयरन है, तो आयरन की रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर, लाइक एग्जांपल कंडक्टर किसे कहा जाएगा, आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर सो मेटल आर ऑलवेज इन द conductor because of they are easily pass out in the electric current, but as compared to by insulator, right? आई बात समझ में। रेजिस्टिविटी की 4 पॉइंट्स है, अच्छी तरीके से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको कोई 4 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, 5 मैंने समझाया, कोई भी 4 लिखो तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रेडी? अब हम समझते हैं रजिस्टर फंडामेंटल ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, रजिस्टर क्यों यूज होता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट कई बार ज्यादा पास आउट होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर यूज करते हैं। तो रजिस्टर हमारे सारे सभी इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं, लाइक एग्जांपल फैन है, ट्यूबलाइट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, रजिस्टर बिना कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। क्योंकि कई बार अगर रजिस्टर के बिना बनाने जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अगर पास आउट हो गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए रजिस्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द ऑल ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। अंडरस्टूड? रेडी? चलो, सो वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्टर। चलो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है रजिस्टर। बाद में हम रजिस्टर कैसे कनेक्ट करते हैं इन द फैन, टीवी और ट्यूबलाइट में, वो 2 तरीके से हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, मतलब सीरीज और सेकंड और पैरेलल। सो किस तरह से पैरेलल कनेक्ट होगा, किस तरह से सीरीज होगा, आपके घर में किस तरह से रजिस्टर कनेक्ट है, आपके घर पे जो अगर ट्यूबलाइट जलती है तो किस कनेक्शन से वो चलती है, वो सभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर यहाँ से हम बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर? रजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, द लिमिट ऑफ रेगुलेटर, रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रजिस्टर है वो रेगुलेट करेगा किसे? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को किसको कहां पहुंचाना है वो डिपेंड करेगा रजिस्टर पर। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट चाहिए और बाहर से आपको 10 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, तो वो 5 का चाहिए। अगर जो बाकी जो 5 इलेक्ट्रिक करंट, 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट बाकी है, उसे क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस कर देना पड़ेगा। तो जो रिड्यूस करेगा उसका काम, उसको बोलेंगे हम रजिस्टर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रेडी? तो रजिस्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट द लिमिट ऑफ रेगुलेट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये जो रजिस्टर है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उसमें लिमिट ऑफ रजिस्टर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को वो कितना पर देना है वो कौन डिफाइन करेगा? रजिस्टर। रेडी? आई बात समझ में? सेकंड टॉपिक है हमारा, रजिस्टर इज एनीथिंग द इलेक्ट्रिक कैन ट्रैवल थ्रू द इजीली। वो रजिस्टर है, उसका काम क्या है? उसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, यानी कि उसको इजीली पास आउट नहीं होने देता है। तो रजिस्टर ऑफ एनीथिंग द इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल थ्रू द इजीली, इलेक्ट्रिक करंट कैन ट्रैवल टू द इजीली इन द रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने की ट्राई करेगा तो वो नहीं हो पाएगा इजीली पास आउट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करने का, यानी कि क्या करना है? रिड्यूस यानी कि निकाल देने का काम कौन करेगा? रजिस्टर। तो रजिस्टर की वैल्यू रहेगी। एग्जांपल ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर किस किस जगह पर यूज होता है? वन टाइप ऑफ एग्जांपल, फैन होता है, बल्ब होता है, टीवी है, एटीसी, यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी भी जहां पर भी आप जाओगे, आपको जस्ट भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दिखे तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में रजिस्टर ऑलवेज प्रेजेंट होता है। उसका रीजन क्या है? वो पावर को क्या करता है? वहां बाहर में आने वाली पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए रजिस्टर भी मोस्ट इंपोर्टेंट इन द एवरी और ईच electric instrument. So we are explained to register how can we join the register in the bulb, in the electric fan or etc. But 2 types are connection are present in the register. One type of series connection, second are parallel
Ready? So we can first explain you how can we connect the series resistor in the electric bulb or the electric fan. Ready? अब यहाँ से हम रजिस्टर समझ लिया, अब हम सीखेंगे सीरीज और पैरेलल। पर सीरीज और पैरेलल एक बड़ा टॉपिक है, बाकी के जो सारे सम है वो सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल जो भी है टेक्स्ट बुक में वो सीरीज और पैरेलल में दिए गए हैं, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे बट इन द लास्ट लेक्चर, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, हाफ आवर हो जाएगा कंप्लीट। रेडी? आपने आज तक जो समझा वो आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा, उसमें से आपको ये कर देना है। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।